हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियस है अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ और बारे में बात कर लेते हैं, और वो है क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में। तो क्रेडिट रिपोर्ट एक्चुअली होता क्या है? तो जब भी कोई पर्सन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा करके लोन्स या क्रेडिट कार्ड को लेता है, तो वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस डिटेल को उठा करके दे देती है किसे, एक सीआईसी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। अब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज है अब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज हैं, ये इंफॉर्मेशन को ले करके एक डेटा रेडी करती हैं, और उस डेटा को हम लोग क्रेडिट रिपोर्ट कहते हैं। उसी क्रेडिट रिपोर्ट में आपके क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाने के लिए वो एक स्कोर देती हैं। वही स्कोर आपका क्या बनता है? क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए क्रेडिट स्कोर के बारे में। इसके बाद आप लोग को ये जरूर जानना चाहिए कि इंडिया में 4 ऐसी सीआईसी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं और आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड है। तो वो 4 कंपनी के नाम है। तो पहला है आपको इक्विफैक्स, दूसरा है एक्सपीरियन, तीसरा है आपको हाई मार्क इंफॉर्मेशन सर्विस, और चौथा आपका जो पॉपुलर नेम आता है सबके जुबा पर, वो है आपको कौन सा? दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में सिबिल। ये 4 इंस्टीट्यूशंस है जो आपके सिबिल यानी कि आपको एक क्रेडिट स्कोर देती हैं। लेकिन इसमें से जो आपका सिबिल है, 90% ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स जो हैं, इसी के स्कोर को लेकर के आपके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज पूरा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा और बात, ये जो सिबिल स्कोर है आपको कैसे दिया जाता है? तो ये सिबिल स्कोर जो है आपको 300 टू 900 के कैटेगरीज में डिवाइड करके दिया जाता है। और ये 300 टू 900 के कैटेगरी को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पुअर, दूसरा है एवरेज, तीसरा है आपको गुड, और चौथा है आपको एक्सीलेंट। और ये चारों को कैसे किस नंबर्स पे कैटेगराइज किया जाता है वो आप इधर देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे। जब भी आप पहली बार किसी भी कंपनी से जा करके या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कार्ड लेते होंगे, तो सबसे पहले जो है आपका वो इंफॉर्मेशन क्रेडिट स्कोर कंपनी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को ट्रांसफर किया जाता होगा। तो आपका पहला जो है वो पुअर कैटेगरी के लेवल में आ जाता है। उसके बाद जो है उस कैटेगरी से आप या तो अप होते हैं या तो उस कैटेगरी में ही आप डाउन हो जाते हैं। और उसके रीजंस जो होते हैं वही हम लोग आज पूरे वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने एक सिबिल स्कोर को अप या डाउन करते हैं, और ऐसा क्या करें जिससे कि आपका सिबिल स्कोर अप होता रहे और आपका जो सिबिल स्कोर है डाउन होने का चांसेस ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सिबिल या सीआईसी वो जो आपको स्कोर देती हैं, वो केवल आपके क्रेडिट से जुड़े हुए बातों पे ही रिपोर्ट देती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम क्या है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, या आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड की कोई क्रिमिनल केसेज है या नहीं है, आपकी मेरिट कितनी है, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब बात आता है कि सिबिल या सीआईसी को जो बैंक्स या एफआई आपके क्रेडिट कार्ड या लोन्स के बारे में जो इन्फो देती हैं, उसी बेस पर आपको एक स्कोर दिया जाता है, यानी कि सिबिल स्कोर। कंप्यूट करने के लिए एक सीआईसी को आपके क्रेडिट कार्ड या लोन से रिलेटेड जो इन्फो चाहिए और जिससे वो आपका रिपोर्ट रेडी करेंगी, वो है पहला पेमेंट हिस्ट्री, दूसरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन, तीसरा क्रेडिट इंक्वायरीज, चौथा टोटल अकाउंट या क्रेडिट मिक्स, पांचवा एज ऑफ अकाउंट्स। तो आइए इनको एक एक करके फटाफट हम लोग देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पेमेंट अंडर पेमेंट हिस्ट्री, सीबिल या सीआईसी को आपके पेमेंट हिस्ट्री रिलेटेड केवल 2 बातें जाननी होती हैं। एक होता है नंबर ऑफ क्रेडिट ड्यू, और दूसरा होता है सच ड्यूज पेड और नॉट। अब बात आता है कि अब क्रेडिट कार्ड ड्यू कैसे होगा। तो ऑब्वियस है कि जब भी आप क्रेडिट लेंगे तो क्रेडिट लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। तो क्रेडिट लेने का 2 तरीका क्या होगा? या तो थ्रू लोन, या तो आप क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस के थ्रू आप वो लोन जनरेट कर रहे होंगे। तो बात आता है कि अंडर लोन्स आप क्या क्या ले सकते हैं। तो पहला आता है आपको कौन सा? होम लोन्स, कार लोन्स, या फिर किसी प्रकार का कोई आपने पर्सनल लोन लिया, या फिर कंज्यूमर लोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं पर अगर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस की बात करें, तो जो भी आपको मंथली ड्यू के रूप में एक बिल जनरेट करके आता है, उसी बिल के अंडर जिस प्रकार का एक्सपेंस दिखाया जाता है, वही एक्सपेंस आपका क्या बनता है? आपका क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस। तो उस क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस में क्या क्या जनरली इंक्लूड होता है? तो वो इंक्लूड होता है आपका ईएमआई। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर आपने किसी प्रकार का कोई एसी लिया हो और उसे आपने क्या किया हो, अंडर ईएमआई कन्वर्ट कर दिया हो, यानी कि फुल पेमेंट उसका ना किया हो, तो उस केस में आपको जो होता है वो एक ईएमआई हर मंथ आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपका ड्यू अमाउंट बनता है। सेकंड होता है फुल पेमेंट। तो फुल पेमेंट जैसे मान लीजिए कि आपने वही एसी ईएमआई पे ना लेकर के कार्ड स्वाइप करके या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके आपने पूरा का पूरा पेमेंट किया हो उसको लेकर के, तो वो पूरा का पूरा फुल पेमेंट होगा और वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में दिखेगा। तीसरा होता है क्रेडिट कार्ड से चार्जेस। अब चार्जेस जो होता है जनरली जो आप ईएमआई लेते हैं तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे लगने वाला आपका जीएसटी, ये दो चार्जेस। तीसरा चार्जेस हो सकता है आपका एनुअल, जो भी चार्जेस लिया जाता है क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए। और चौथा चार्जेस हो सकता है पेनाल्टीज, अगर आपने किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट या क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी से किसी अगेंस्ट आप जा करके कोई काम किया हो तो उसमें लगने वाला वो पेनाल्टीज। तो हर लोन्स का ईएमआई और हर कार्ड्स का, अगर आपने एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, जो बिल होगा सेपरेट काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे आपने होम लोन्स दो लिया हुआ है और अगर आपने पर्सनल लोन भी दो लेकर के रखा है और एक कार लोन लेकर के रखा है और वहीं पर आपके पास तीन क्रेडिट कार्ड आप मेंटेन करते हैं और तीनों क्रेडिट कार्ड का बिल क्या होगा, अलग अलग जनरेट होकर के आएगा, तो यहाँ पर टोटल काउंटिंग ऑफ ड्यू ऑन अ बिल कितना कहलाएगा, 8। अब उस 8 में से सपोज 3 ड्यूज का पेमेंट नहीं किया गया हो इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्रेडिट, इसे एज ए ड्यूज प्लस 8 डिनोट कर सकते हैं एंड एज ए पेमेंट प्लस 5। एज ए नोट हम लोग ये बता सकते हैं कि 3 ड्यूज वर डिफॉल्टेड या 62.5% ऑफ ड्यूज पेड ऑन अ टाइम, जिसे सिविल कुछ ऐसे प्रेजेंट करता है: टोटल पेमेंट 8, ऑनलाइन पेमेंट 5 या 62.5% ऑफ ड्यूज पेड ऑन अ टाइम। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्रेडिट ड्यूज या पेड तभी एराइज होता है जब लोन इज टेकन या क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस किया गया हो। तो अंडर लोन आपको एक मंथली ईएमआई मस्ट पे करना होता है, वो भी फुल पे। अगर इसका पेमेंट या तो नहीं हो या फुल पे नहीं हो तो इसे एज ए डिफॉल्ट बैंक या एफआईएस डिनोट कर देती है और सिबिल्स को वो भेज देती है और इसे एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया जाता है उनके रिपोर्ट्स में एज ए पेमेंट हिस्ट्री। अब अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसके मंथली बिल्स आते हैं और जो भी एक्सपेंस किया गया है वाया क्रेडिट कार्ड वो सारे एज ए अमाउंट ड्यूज दिखाते हैं, जिसका पेमेंट करने का आपको दो ऑप्शन मिलता है, पहला फुल पे और दूसरा मिनिमम ड्यू। अगर आपने फुल पे कर दिया तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंडीशंस में हैं जहां पर आप फुल पे नहीं कर सकते तो बैंक्स आपको एक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने का ऑप्शन देती है, जो कि आपके अमाउंट ड्यूज का अराउंड 5% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यूज होता है, जो कि डिफरेंट हो सकता है बैंक्स टू बैंक्स वाया पॉलिसी। तो अगर आप इस अमाउंट को भी केवल पे कर देते हैं तो बैंक आपको एज ए डिफॉल्टर नहीं मानती और इसे सिबिल को एज ए ड्यू पेड बताती है और अंडर सिबिल उसे एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि आपने वो पेमेंट किया है। मतलब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट या तो फुल कर सकते हैं या केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू, दोनों ही केस में अंडर सिविल इसे पेमेंट ऑन टाइम या ड्यूज पेड डिनोट कर लिया जाएगा। तो हमारे समराइजेशन क्या आया इससे कि अंडर पेमेंट हिस्ट्री सिविल रिकॉर्ड्स योर टू थिंग्स, टोटल पेमेंट्स एंड वन टाइम पेमेंट, एंड टाइमली पेमेंट इज इक्वल टू एज ए परसेंटेज डिनोट करती है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर मूव करेंगे, यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट्स दिया गया है उसके अगेंस्ट आप उसे कितना यूज कर रहे हैं, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड पे कितना अमाउंट का लिमिट दिया गया है और आपने उसके लिमिट्स का कितना पार्ट ड्यूरिंग द बिलिंग साइकिल यूज किया है। यहाँ पे सिबिल या सीआईसी को आपके केवल इसी दो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, विच इज कार्ड यूटिलाइजेशन और कार्ड लिमिट। अब रिकमेंड होता है आपको ये यूटिलाइजेशन करना 25 to 40%, यानी कि आपके कार्ड की लिमिट। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि हर कार्ड उसके लिमिट्स या यूटिलाइजेशन का सेपरेट काउंट किया जाता है। तो सपोज आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसकी लिमिट टोटल मिलाकर के 5 लाख रुपीज है, लेकिन आपने उसमें से अगर उसका 40% निकालें तो 2 लाख होता है। वो आप ट्राई करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करने की, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा आपको करना है तो आप अपना ट्राई करें कि आप अपने क्रेडिट लिमिट्स को बढ़ाएं, या तो नए क्रेडिट कार्ड लेकर के या आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से बात करके आप अपने क्रेडिट लिमिट्स को इंक्रीज करें। क्रेडिट इंक्वायरीज ये बहुत ही समझना आसान है, क्योंकि हर कोई पर्सन कभी ना तो कभी जाकर के लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का इंक्वायरीज बैंक या एफआईआर से करता है। लेकिन वो जितनी बार और जब जब भी वो बैंक या एफआईआर से इसकी इंक्वायरी यानी कि क्रेडिट कार्ड की या लोन की करेगा, हर बार उसका ये डिटेल कि आपने इंक्वायरी की है एफआईआर आपके सिबिल वाले को या सीआईसी को भेज दिया जाएगा। तो इस केस में जितनी बार आप इंक्वायरी करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके वो रिपोर्ट को निगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो ध्यान रखें कम से कम इंक्वायरी करने की, और याद रहे कि ये इंक्वायरीज दो पार्ट में डिवाइड की गई है, पहला है क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज और सेकंड है लोन इंक्वायरीज।
तो जब भी आप किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज करते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज में काउंट होगा, ऑब्वियस है, और लोन इंक्वायरीज करते हैं तो वो लोन के इंक्वायरीज में काउंट होगा। तो इस केस में अंडर इंक्वायरीज सिविल को केवल दो चीज चाहिए होता है, और वो होता है आपका क्या, क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज आपने कितनी की ड्यूरिंग द मंथ, और आपने कितना लोन इंक्वायरीज किया ड्यूरिंग द मंथ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि है टोटल अकाउंट्स या क्रेडिट मिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको जानने के कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको टू फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी होता है। जो भी क्रेडिट कार्ड या लोन इशू किए जाते हैं वो या तो सिक्योर्ड बेसिस पे किए जाते हैं या अनसिक्योर्ड बेसिस पे किए जाते हैं। सिक्योर्ड का मतलब कि जब भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का प्रॉपर्टी, लियन या मॉर्गेज आपने उसके साथ अटैच किया हो तो वो आपका सिक्योर्ड बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर अनसिक्योर्ड की बात करें तो उसके अगेंस्ट आपको किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज या लियन क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता, और उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी खड़ा होने का भी जरूरत नहीं होता। उस केस में बैंक्स जो है आपके वाइबिलिटी और हिस्ट्री को देख करके आपको क्रेडिट कार्ड या लोन इशू कर देती है। तो इतना तो हम लोग एज ए जनरल कॉन्सेप्ट भी जानते ही होंगे। तो इसी दो चीजों को सिविल भी रिक्वायर करती है जानने के लिए, यानी कि आपने अंडर सिक्योरिटी कितना क्रेडिट कार्ड या लोन ले रखा है और अंडर अनसिक्योर्ड कंडीशंस में आपने इसे कितना ले रखा है, और इसी को बोलती है वो एक क्रेडिट मिक्स, यानी कि क्रेडिट मिक्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक से, और अगला टॉपिक क्या है, एज ऑफ अकाउंट्स। एज ऑफ अकाउंट्स के लिए किसी प्रकार के बैंक्स या एफआईआर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता। ये जो होता है वो खुद ही कैलकुलेट करती है आपके फर्स्ट अकाउंट्स को लेकर के, यानी कि जब भी आपने पहली बार क्रेडिट कार्ड या लोन लिया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन किसे भेजा गया होगा, सिविल को, और वही डेट उसका अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग डेट बन जाता है, और उसी डेट से वो आपको काउंट करती है कि आप कितने पुराने लोन टेकर्स हैं। इससे बैंक्स को एक बहुत ही सुविधा मिलता है आपके बारे में जानने के लिए कि जब भी आप लोन्स लेने जाते हैं और वो आपकी सिविल स्कोर चेक करती है तो उसे बहुत आसानी होता है कि आप कितने पुराने, इस चीज में वाइबिलिटी को जज किया जाए। इन जनरल केस हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी प्रकार के पर्सन को आपको जानना हो तो आप उस पर ज्यादा वाइबल या ज्यादा उस पर बिलीव कब करेंगे, आप जितने ज्यादा उसे पुराने समय से जान रहे होंगे। तो जितना ज्यादा आप पुराने क्रेडिट होल्डर्स होंगे उतना ज्यादा आपकी वाइबिलिटी को चेक किया जाएगा। यानी कि अगर आप 3 ईयर से ऑन टाइम पेमेंट करते आ रहे हैं, आप 3 ईयर से आपका जो जितना भी आपका बैलेंस है वो सही तरीके से मेंटेन होते आ रहा अंडर क्रेडिट कार्ड और लोन्स में, तो उस तरीका से आपको एक कंप्लीटली एक क्लीन चिट दिया जा सकता है एज ए पर्सन कि आप आगे डिफॉल्ट ना करेंगे। उस केस में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अकाउंट पुराना से पुराना हो। अब हमने इन 5 फैक्टर्स को अच्छे से समझ तो लिया, लेकिन ये फैक्टर सिविल स्कोर को कितना कितना अफेक्ट करते हैं ये ऑलरेडी सिविल्स ने बता करके रखा हुआ है, और वो जो अफेक्ट करने का परसेंटेज वेटेज है उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वेटेज परसेंटेज आपका क्या है, पहला है पेमेंट हिस्ट्री के लिए 35%, सेकंड है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स के लिए 30%, और क्रेडिट इंक्वायरी के लिए 50, क्रेडिट मिक्स या टोटल अकाउंट्स के लिए 15, और एज ऑफ अकाउंट के लिए 10%, टोटल 100%। तो इस तरह से वो आपके स्कोर को अफेक्ट करता है कौन कौन सा क्या, ये आपने देख लिया। तो अब इसके आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो वीडियो का जो पूरा मेन मकसद था और जिसे हम लोग आज जानने वाले हैं वो आपका क्या होगा, डूज और डोंट। मतलब कि आप क्या ऐसा करें जिससे कि स्कोर आपका अप होता रहे और डाउन होने का चांसेस ना बने। यदि डाउन होता भी है तो आपको प्रॉपर रीजन पता हो कि आपका स्कोर ड्यूरिंग द मंथ आपने ऐसा क्या किया जिससे कि वो आपका स्कोर डाउन हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जितना कुछ देखा उसके बाद सीधा हम लोग अब जंप किस पे करेंगे, डूज एंड डोंट पे। उसमें सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं, पेमेंट हिस्ट्री, और इसमें देखते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने लोन्स के ईएमआई को टाइम पर पे करें। सेकंड है क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसे आप टाइम पे करें। लेकिन याद होगा मैंने आपको एक सेकंड ऑप्शन भी बताया था, तो उस ऑप्शंस को आप तभी अवेल करें जब आपकी कंडीशंस बिल्कुल बैड हो। याद रहे कि बिल्कुल रिकमेंड नहीं होता है वो ऑप्शन यूज करना, क्योंकि मिनिमम ड्यू के बाद बचे हुए अमाउंट को आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, और वो बहुत ही ज्यादा हाई रेट पर होता है, और वो इंटरेस्ट रेट आपका 40% पर एनम तक हो सकता है। तो जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल वर्स ना हो आप ऐसा ना करें, नहीं तो क्रेडिट स्कोर बचाने के चक्कर में आप और हेवी अमाउंट के बोरोवर बन जाएंगे। तो अब हम लोगों करते हैं अपने सेकंड फैक्टर के ऊपर, यूटिलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अपने कार्ड लिमिट्स को 25% टू 40% ही यूटिलाइज करें। अगर उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंस होता है तो आप या तो
और न्यू क्रेडिट कार्ड ले लें या फिर एग्जिस्टिंग कार्ड की लिमिट्स बैंक से बात करके इंक्रीज करा लें। अब यहाँ पर एक मिथ्स हमेशा सुनने को मिलेगा कि आप एक से ज्यादा या बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड कैरी ना करें, इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है। पर जबकि फैक्ट्स ये है कि अगर आप सपोज 4 क्रेडिट कार्ड रख रहे हो और 2 क्रेडिट कार्ड आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे, तो आपका सिविल वो इम्प्रूव करता है, ये मानते हुए कि आपके पास क्रेडिट होते हुए भी आप उसे यूटिलाइज नहीं करते और आप एक क्रेडिट हंग्री पर्सन नहीं है, तो उस केस में आपका सिविल हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, ना कि नेगेटिव। तो इस तरह के मिथ्स और फैक्ट्स को लेकर के सिविल स्कोर पर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं। अगर वो वीडियो आपको मिस नहीं करना तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम लोग आते हैं अपने अगले सेक्शन में, जो कि है क्रेडिट इंक्वायरीज। तो इसमें जो ध्यान देने की सबसे बड़ी बात होगी वो क्या होगी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि आप लिस्ट इंक्वायरी करें। तो इसमें कुछ और जो बातें हैं वो आपको जाननी जरूरी है। वो क्या है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि बेस्ट लोन ऑफर के लिए कई डिफरेंट बैंक्स में लोन अप्लाई कर देते हैं। इससे जितनी बार आप बैंक्स में जाकर के अप्लाई करेंगे उतनी बार बैंक्स आपके सिविल्स का ओवरव्यू लेती है, जिससे कि एवरी टाइम एक न्यू इंक्वायरी जनरेट होता है और वो आपके स्कोर को कहीं ना तो कहीं डाउन करता है। सेकंड रीजन आपका ये नहीं करने का ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी बैंक में जा करके ऐसा काम करते हैं, तो मान लीजिए कि एक बैंक ने जिसमें आपने सबसे पहले इंक्वायरी जनरेट की थी, उसने आपके लोन्स एप्लीकेशन को किसी सिली रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में जो सेकंड बैंक्स या उसके बाद वाले जितने भी बैंक्स में आपने अप्लाई करेंगे, वो बैंक जब भी आपके सिविल को रिव्यू करेगी और देखेगी कि ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को दूसरे बैंक्स ने रिजेक्ट करके रखा है, तो केवल इस बेसिस पर कि आपका लोन पिछले बैंक्स ने रिजेक्ट किया है, वो बैंक्स भी आपके उस लोन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा गलती आप भी ना करें। अब लोन इंक्वायरीज के बारे में हमने जान लिया, अब बात आती है क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज की। तो क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज आप तभी जनरेट करें जब आप मेक श्योर हो कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही, तब तक आप क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी ना करें। मेक श्योर होने के कुछ फैक्टर्स हम आपको बता देते हैं। पहला है, अगर आपने नेट बैंकिंग के ऑफर सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो आपको वहां पर एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिखेगा, जहां पर आपको मिलेगा प्री अप्रूव्ड ऑफर फॉर क्रेडिट कार्ड। तभी जाकर के आप उसे क्लिक करें और उसके एप्लीकेशन को आप जनरेट करें। अगर आपको वहीं पर शब्द मिले प्री क्वालिफाइड, तो आप उससे बचें, क्योंकि अंडर प्री क्वालिफाइड आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे सबमिट करने होते हैं, जितने भी क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन होते हैं वो सबमिट करने होते हैं, और उसमें से अगर किसी भी एक एप्लीकेशन में एरर आया तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि वो आपका रिजेक्ट हो जाए। यहीं पर अगर ये प्री अप्रूव्ड होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं और आपके कुछ एड्रेस प्रूफ और हल्के फुल्के केवाईसी के साथ ही आपको वो क्रेडिट कार्ड ऑफर में दे दिया जाता है। तो इससे होगा क्या कि क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी जनरेट तो होगी, लेकिन कम से कम आपको क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने या ना मिलने से स्कोर आपका यहाँ पर डैमेज नहीं होता, हर एक इंक्वायरी से होता है। तो जब जब भी आप इंक्वायरी जनरेट करेंगे आपका स्कोर कहीं ना तो कहीं वो डैमेज करेगा। हाँ, और एक बात याद रखें कि जनरली बैंक्स आपको कॉल करके ये बताती है कि आप प्री अप्रूव्ड हैं इस चीज के लिए, और उस केस में ही आप अप्लाई करें। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि कई मार्केटिंग कंपनी होती है, वो इन वर्ड्स को कस्टमर को ट्रैप करने की कोशिश में कुछ भी बोलती हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड इशू किया गया है, आपको चूज किया गया है इस कार्ड्स के लिए, या आप जैसे बेहतरीन क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक नया कार्ड दिया जा रहा है। तो आप उस ट्रैप में ना पड़ें। जब केवल आपके बैंक से आपको कॉल आए या आपके प्री अप्रूव्ड सेक्शन में आपके नेट बैंकिंग के अंदर आपको दिखे, तो ही आप जाकर के उसे अप्लाई करें। नहीं तो एवरी टाइम व्हेन यू से यस फॉर द क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी, आपका वो सिबिल स्कोर को डाउन करेगा। ट्रैप से याद आया कि आप खुद को भी इस क्रेडिट ट्रैप से बाहर रखें। मीन्स कि कई बार लोग क्रेडिट कार्ड या लोन्स के इतने आदी हो जाते हैं कि वो हर चीज बस क्रेडिट पे ही लेना शुरू कर देते हैं, और इससे साइकोलॉजिकली आप इसके ट्रैप में कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितना हो सके आप इससे बचें और क्रेडिट को तभी यूज करें जब आप उस पर पूरा कंट्रोल हो। इस पर भी रिलेटेड मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं कुछ दिन में अपलोड करूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर बता दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अब हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले सेक्शंस पे, वो है क्रेडिट मिक्स या टोटल अकाउंट्स। आप अगर अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप मिक्स लोन अकाउंट रखें। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था
कि आपका मिक्स लोन अकाउंट्स क्या हो सकता है, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। तो उस केस में आप ज्यादातर चांसेस ये बनाएं कि आपका दोनों तरह का लोन जनरेट हो आपके प्रति, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ही जाकर के आपका स्कोर इंप्रूव दिखेगा। केवल अगर आपका क्रेडिट मिक्स सिक्योर्ड से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर आपका अनसिक्योर्ड से केवल बना हुआ है तो वो आपके कहीं ना तो कहीं क्रेडिट स्कोर को निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप क्रेडिट मिक्स को बैलेंस करके चलें। यानी कि अगर आपके पास किसी वजह से क्रेडिट कार्ड 2 3 4 हो चुका है और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कार लेने की, घर लेने की, और आप उसे ले भी सकते हैं इन द कैश, तो आप ऐसा ना करें। आप कुछ ना तो कुछ अमाउंट जो है होम लोन्स या कार लोन्स के अंडर जरूर करें, क्योंकि इस तरह के लोन्स सिक्योर्ड ही होते हैं। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड से रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा वीडियो भी बना के रखा हुआ है, जो कि मैं कुछ दिन में अपलोड करूंगा। तो अगर वो वीडियो भी अगर आपको देखना है तो वही सेम सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन। तो अब लोग फिर से आते हैं अपने उसी बात पे, क्या था वो, कि अगर आप कार लोन या होम लोन ले सकते हैं या फिर कोई अदर सिक्योर्ड क्रेडिट अगर आप ले सकते हैं तो आप उसे जरूर अपने टोटल अकाउंट्स में मिक्स करें, अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट लाइबिलिटी बना हो किससे, अनसिक्योर्ड से। हाँ, हो सकता है कि कई बार आपके बजट का चीज ना हो उन लोगों के लिए जो अभी बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हो या बिल्कुल नए लोग हो और उनके लिए कार और होम वाला रिक्वायरमेंट ना भी हो, तो वो लोग क्या करें। तो हो सकता है आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट होगा, तो उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप कोई क्रेडिट कार्ड ले लें, वो भी आपका सिक्योर्ड क्रेडिट माना जाएगा। और इससे आपका एक अलग मिक्सअप अकाउंट बनेगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का, और इससे आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं अपने इस क्रेडिट स्कोर को बचाने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले और लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एज ऑफ अकाउंट्स। इस केस में केवल एक ही टिप है कि आप अपने सबसे पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद ना करें। इससे आपका एज ऑफ अकाउंट्स काफी लंबा दिखेगा, जो कि आपके सिबिल स्कोर को काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। अब इन पांचों फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान देने चाहिए, जिसे आप हम लोग जनरल फैक्टर कह सकते हैं। तो कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आप अपना डेप्ट बर्डन रेशियो चेक कर लें। अब ये डेप्ट बर्डन रेशियो होता क्या है, तो सपोज आपका मंथली इनकम 1,20,000 है और आपका 42,000 का कोई एक ईएमआई चल रहा हो, तो बोलेंगे आपका डेप्ट बर्डन रेशियो कितना है, 0.35 या 0.35 या 35% है। जनरली बैंक्स आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है अगर आपका डेप्ट बर्डन रेशियो 0.5 या उससे ज्यादा हो। तो इस केस में आप लोन अमाउंट्स में उतने के लिए ही अप्लाई करें जितने के लिए आपका ईएमआई इस केस में 18,000 से ज्यादा ना हो, जिससे कि आपको टोटल मंथली ईएमआई 60,000 होगा और आपका डेप्ट बर्डन रेशियो 0.5 होगा। फिर जब भी आपका इनकम इंक्रीज हो तो आप फिर से एक न्यू या फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने डेप्ट बर्डन रेशियो को चेक करते हुए। तो बैंक्स जितने भी डेप्ट बर्डन रेशियो है वो देखती है कि आपका बर्डन रेशियो 0.5 से ज्यादा ना हो। बैंक्स जो है ये एज्यूम करके चलती है कि जब भी आप किसी प्रकार का लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वो आपके इनकम को चेक करती है और साथ में आपके डेप्ट बर्डन रेशियो को। वो मान के चलती है कि आपका जो इनकम है उसका 50% यूटिलाइजेशन आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो जो बाकी 5.5% है उसी को आप क्या कर सकते हैं, एज ए ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी किसी प्रकार का आपको लोन अप्लाई करना हो तो आप पहले खुद मेक श्योर हो लें कि कहीं आपका ईएमआई उस 0.5 से ज्यादा है या नहीं है। अब ये डेप्ट बर्डन रेशियो की बात आई है तो मैं आपको एक छोटा सा बात और बता दूं कि सपोज आपकी सैलरी मान लीजिए 1,20,000 है और आपने लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई आपको ऑलरेडी आती है 42,000 की। इसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा कि आपका 0.35 डेप्ट बर्डन रेशियो बनेगा, जो कि क्या होगा 35%। अब आप मैक्सिमम ईएमआई कितना आप ले सकते हैं, तो आपका मैक्सिमम ईएमआई जो बनेगा वो होगा 18,000, जो कि होता है कितना 15%। तो इसे हम लोग अलग लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि अब आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी होगी 15%। तो अब आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि आपका मान लीजिए मंथली इनकम 1 लाख है, जो कि कहलाएगा कि आप इस पर जो है कितना अवेल कर सकते हैं, बोरो मनी कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 0.5, जो कि हो सकता है कितना 50,000 एज ए ईएमआई। तो अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, जैसे कि आपने पहले से कोई लोन लेकर के रखा है तो उसे बोलेंगे ऑलरेडी बोरोड, जो कि कहलाएगा 20,000 एज ए ईएमआई। और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डेप्ट बर्डन रेशियो कितना हुआ 0.2 या 20%। और सेकंड पार्ट में क्या बोलेंगे, कैन बी बोरोड, और जो कि क्या होगा 30,000 एज ए ईएमआई, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोरोइंग कैपेसिटी, जो कि क्या होगा आपका 30%। अब आगे ये ध्यान देने वाला बात है कि
आप कभी भी शॉर्ट पीरियड में मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई ना करें या ना लें। मतलब 2 से 3 मंथ्स में ही अलग अलग या एक जैसा लोन्स आप अप्लाई या लेने का कोशिश ना करें। इससे भी आपका स्कोर्स जो होता है काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और वो कहीं ना तो कहीं वो उसे निगेटिव की तरफ ले जाता है। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ इस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को जनरली पता भी नहीं होता क्या कि अगर मान लीजिए आप किसी अदर पर्सन के लिए गारंटर बने हैं तो मेक श्योर करें कि वो अपना लोन टाइमली पे करे, क्योंकि अगर वो एक भी लोन अमाउंट पे करने से चूकता है तो उस केस में वो आपके भी स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप किसी ज्वाइंट अकाउंट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं तो उस केस में भी सेम है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट 2 पर्सन है और लोन्स उस ज्वाइंट अकाउंट्स पे ही क्रिएटेड है, तो भले ही वो लोन्स किसी एक पर्सन ने ली हो, डिफॉल्ट होने पर दोनों के क्रेडिट स्कोर को डाउन करेगी। तो ध्यान दें कि जिसके साथ भी आपने ज्वाइंट अकाउंट खोल रखा है और इसने यदि आपके ज्वाइंट अकाउंट के साथ एक लोन क्रिएट करके रखा है तो वो पर्सन उस लोन अमाउंट का ईएमआई और इंटरेस्ट बखूबी और समय पर पे करे। अब आते हैं अपने अगले टिप पे, जो कि आखिरी टिप है। क्या कि आप अपने सिबिल को बराबर देखते रहें और कोई अनवांटेड या गलत इन्फो दिखे तो उस पर डिस्प्यूट रेज करें। आप सिबिल के रिव्यू फ्री में भी देख सकते हैं अंडर पेटीएम एप्लीकेशन, या जिसे आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके HDFC बैंक सिबिल स्कोर। वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप उसके अंदर जा करके लॉगिन करें और लॉगिन करके आप पूरा का पूरा आप अपना डिटेल देख सकते हैं। पर याद रहे कि अगर आपको डिस्प्यूट रेज करना है तो आपको सिबिल के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लॉगिन करना होगा और वहां पे ये फैसिलिटीज ओनली पेड ऑप्शन के साथ ही मिलती है। हालांकि ईयर में एक बार आपको फ्री डिस्प्यूट जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ और वीडियो में। बाय।